अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर ये है। मैं हूं शाजिया ज़िशान। प्रोग्राम में मेरे साथ सईद काजी हैं और इस्लामाबाद से रऊफ क्लासरा। नाजरीन, सुप्रीम कोर्ट में आज एक नई तारीख रकम होने जा रही है। चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी का तकरीबन 8.5 साल दौर खत्म हो रहा है। एक ऐसे चीफ जस्टिस का दौर जिन्होंने न सिर्फ अपने दौर में दलेराना फैसले किए बल्कि एक आमिर को भी ललकारा, और फिर यहाँ से पाकिस्तान की अदालत की एक नई तारीख शुरू होती है। और आज चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी को सुप्रीम कोर्ट का टेंडुलकर भी कहा जाता है। कोई वजीर आजम हो, ब्यूरोक्रेट हो या कोई आला अफसर, सबको ये याद दिलाते रहे कि कोई भी कानून से बालातर नहीं है। आम आदमी की आवाज बने। शाहजेब का कत्ल हो या नहीं सरफराज शाह का, उन्होंने खुद नोटिस लिए। हुकूमत कुछ नहीं कर सकी तो बलूचिस्तान में बदमनी, कराची में टारगेट किलिंग पर भी खुद नोटिस लिया। आज हम अपने प्रोग्राम में खास तौर पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की जो खिदमात हैं 8.5 साल दौर में, इस पर आज हम बात करेंगे। साथ ही हम बात करेंगे कि गर्मियों में पंखे और एसी का इस्तेमाल करें तो आपको बिजली नहीं मिलेगी, और सर्दियों में हीटर और गीजर को इस्तेमाल करने से गैस कैसे मिल सकती है। जी हां, पंजाब की सनतों और 2300 सीएनजी स्टेशंस को गैस की फराहमी गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद कर दी गई है, जिसकी वजह से बेशतर शहरों की सनतों में 50% काम कम हो गया है और बेशतर फैक्ट्रियों को तो ताले ही लगा दिए गए हैं और 25 लाख के करीब मजदूर बेरोजगारी का शिकार हो गए हैं। फैक्ट्री मजदूर तो बेचारे दिहाड़ियां लगाकर भी 2 वक्त की रोटी मुश्किल से कमाते हैं, और अब ये बेरोजगारी उनका क्या हाल करेगी, इस पर आज हम बात करेंगे। साथ ही कुछ अहम खबरें क्लासेस साहब और काई साहब से पूछने सबसे पहले आज क्लासेस साहब के पास चलते हैं, उनसे जानते हैं कि वो आज हमारे साथ क्या शेयर करेंगे। जी क्लासेस साहब। हाँ जी शाहजहा, 2 स्टोरीज़ हैं। एक तो इसाक डार साहब से इस वक्त पाकिस्तानी इकॉनमी नहीं संभली जा रही, इस पे एक फाइनेंशियल टाइम्स के रिपोर्टर ये फरहान बुखारी साहब हैं, उनसे बात करेंगे कि जो बुरी हालत हो चुकी है इकॉनमी की और जिस तरह का जेली ये डोजेस दी जा रही हैं इसको खड़ा करने के लिए, तो ऑन ग्राउंड एक्चुअल क्या सिचुएशन है वो बड़ी हॉरिबल है और बड़ी खौफनाक है। और हुकूमती हल्कों में नवाज शरीफ साहब भी इस चीज़ पे परेशान हैं कि वो समझते थे कि इसाक डार साहब के आने से शायद पाकिस्तानी इकॉनमी अपने पैरों पर खड़ी हो जाएगी। अब जो लेटेस्ट कुछ ये फिगर्स आ रहे हैं, ट्रेंड्स आ रहे हैं, वो बड़े उनको आप कह सकते दिल है हिला देने वाले हैं। वो एक्चुअल सिचुएशन आपके साथ हम ये डिस्कस करेंगे। और दूसरा, आज पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो है वो खुर्शीद शाह साहब को अपना चेयरमैन बनाने जा रही है, तो इस पर ज़रा डिस्कस करेंगे कि क्या खुर्शीद शाह साहब में इतनी कैपेसिटी है कि जब पीपल्स पार्टी के ऑडिट पैरे आने वाले हैं वो क्या इंसाफ कर सकेंगे, या फिर वही मुकमुका का एक नया दौर आने वाला है और वही पीपल्स पार्टी और उसके सामने ऑडिट की रिपोर्ट्स और उनका सेटलमेंट। और पर्टिकुलरली ये बात ना भूलिएगा कि खुर्शीद शाह साहब जो इन पर 2 केसेस इस वक्त नैब के चल रहे हैं, वो नैब के मुलजिम भी हैं, एक्यूज़ भी हैं। तो देखना ये है क्या एक जो मुलजिम है वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को बेहतर तरीके से चला सकेंगे या नहीं चला सकेंगे। जी काई साहब, आप क्या बताएंगे? शायद ये आगाज़ में तो हम बात करेंगे, कसूर से हमारे नुमाइंदा होंगे असलम खान, उनसे पूछेंगे एक और जो उन्होंने स्कैंडल वहाँ डिटेक्ट किया है पिछले DCO के टेन्योर में हुआ था और सरकारी ख़जाने को कितना नुकसान पहुँचा, ये तफसील तो वो बताएंगे। मगर साथ ही मैं आज 2 इंटरनेशनल स्टोरीज़ जो हैं तो वो इंटरनेशनल मगर ख़ासी हम उन्हें रिलेट कर लेंगे अपने नेशनल इश्यूज़ के साथ भी, कि कैसे निकोलस मदुरो जो हैं वेनेजुएला के जो सदर हैं, उन्होंने एक और इलेक्शन वहाँ पे जीता है, हालांकि अमेरिका की भी मुखालफत है और कार्टेल से भी वो लड़ रहे हैं। बड़ी दिलचस्प स्ट्रगल है। तो हम ये देखेंगे कि कहाँ कहाँ दुनिया में आवाम की खातिर लोग लड़ रहे हैं और उनकी फतवात क्या हैं, और उसके साथ जोड़ देंगे कि एक और जो आखिरी रसूमात मंडेला की हो रही हैं और पूरी दुनिया वहाँ आज पहुँची हुई है। ज़रा ये देखेंगे कि इन लीडर्स ने उस वक्त जब मंडेला स्ट्रगल में थे तो इनके बारे में क्या कहते थे, रेगन क्या कह रहे थे, उसके अलावा ये जो अभी गए हैं प्राइम मिनिस्टर यूके के, वो क्या कह रहे थे, और कैसे अफ्रीकी अवाम की स्ट्रगल जो उन्होंने लड़ी थी वो हारी गई मुज़ाकरात की टेबल पे। मैं कोट करूँगा ख़ास तौर पर रोनी कैसरेल जो हैं, जो ANC की नेशनल एग्जीक्यूटिव के मेंबर भी थे और वज़ीर भी रहे और करीबी साथियों में थे मंडेला के, वो आज क्या कह रहे हैं और क्या कहानी सुना रहे हैं अंदर की कि कैसे अफ्रीकी अवाम ने ये जंग हारी और कैसे जो मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं वो उस वक्त क्या बोल रहे थे और आज जनाजे पे वो बात क्या कर रहे हैं। ठीक है नाज़रीन, आज 11, 12, 13 ये आज की तारीख है। आज अखबारों में हेडलाइंस भी लगी हुई हैं, खासतौर पर दुनिया अखबार में, कि तारीख बताने वाले चीफ जस्टिस आज खुद तारीख बच जाएंगे। क्लासेस साहब, चीफ जस्टिस के जुडिशल एक्टिविज्म से जहां आम आदमी की दादरसी हुई वहां हुक्मरानों की नींदें भी हराम हुई, तो क्या इन तमाम तब्दीलियों का जो महवर है वो हम 9 मार्च 2007 को कह सकते हैं? मेरे ख्याल तब्दीली शायद ये चीफ जस्टिस पाकिस्तान में पहले आ चुकी थी। ये 9 मार्च से पहले उन्हें यह एहसास होना शुरू हो गया था
कि शायद मुकमकाव वाली ये जुडिशरी का दौर गुजर गया, लिहाजा जो उनके फैसले आए थे 2-3 और पर्टिकुलरली पाकिस्तान स्टील मिल्स का जो फैसला आया था, क्योंकि आपको अगर याद हो तो उस वक्त भी ये कहा गया था कि हुकूमत जो थी वो उस वक्त शौकत अजीज साहब थे या इवन जनरल मुशर्रफ साहब थे, वो इस बात पर डिस्टर्ब थे और उनके अफसरान ये जाके शिकायतें करते थे जनरल मुशर्रफ साहब को जी कि हम क्या यहाँ परफॉर्म करें, हमें तो रोज़ाना चीफ जस्टिस साहब ने अदालत में बुलाया होता है। सो 9 मार्च से पहले ही ये काम शुरू हो चुका था और वो ज़ीरो टॉलरेंस पे जा रहे थे, जिस वजह से हुकूमत को शिकायतें होना ये शुरू हो गई थी। और ये 9 मार्च से पहले उन्होंने कुछ स्टेप्स ऐसे लिए थे जो हुकूमत तवक्को नहीं करती थी। पर्टिकुलरली वो समझते थे चीफ जस्टिस साहब हमारे अपने हैं, इनसे हमें कोई ख़तरा नहीं है और ये वही कुछ करेंगे जैसे हम चाहते हैं। उनके जहन में भी यही था। पाकिस्तान स्टील मिल्स के हवाले से, निजकारी के हवाले से वो बड़े कॉन्फिडेंट थे कि चीफ जस्टिस इसकी राह में रुकावट नहीं बनेंगे। सो आप कह सकते हैं उन्होंने पहले से ही, कमाल शाह साहब थे उस वक्त सेक्रेटरी दाखिला थे, उन्होंने कुछ ये शिकायतें की थी जाके चीफ जस्टिस साहब को, और कुछ लोग थे पावरफुल थे जो ये मुसलसल फीड कर रहे थे जनरल मुशर्रफ को और शौकत अजीज साहब को कि हमें चीफ जस्टिस साहब नहीं चलने दे रहे। 9 मार्च तो कल्मिनेशन थी, एक आप कह सकते हैं कि एक पीक पॉइंट था जब उस वक्त की हुकूमत ने यह समझ लिया था कि अगर ये चीफ जस्टिस रहे तो शायद हमारी हुकूमत चलाने में अच्छे खासे मसाइल पैदा हो सकते हैं। सो आप कह सकते हैं शुरुआत नहीं थी, शुरुआत इससे पहले हो चुकी थी। ठीक है, मुझे ब्रेक लेने का सर, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे कि क्या सो मोटो केसेस जो हैं, जो हर खबर पर, बहुत अहम खबरों पर, बड़े अहम जो केसेस पे सो मोटो एक्शन लिया गया, क्या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के करियर का ये खासा रहा? इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। प्रोग्राम में आज हमें आप ज़्यादा से ज़्यादा कॉल्स कीजिए और हमें बताइए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की खिदमात के हवाले से आप हमारे साथ क्या क्या शेयर करना चाहेंगे, क्योंकि वो इंसान थे, वो शख्सियत कहा जाता है कि जो एक आम आदमी की दिन जो दादरसी सुनते थे, एक आम आदमी की आवाज़ सुनते थे। इस वक्त लाहौर से कॉलर हमारे साथ शौकत अली। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, मैं चीफ जस्टिस साहब के बारे में पहले तो ये अर्ज करना चाहता हूँ, बहुत शोर सुनते थे पहलू में दिल का, निचोड़ा तो एक कतरा खूबी ना निकला। तो ये हमारे लिए ना तो इंसाफ रहा है, गरीब आदमी को ना इंसाफ मिला है, ना लोअर कोर्ट में इंसाफ मिला है। आप उनकी हालत देख लें, क्या किया है। ये जो है ना, बड़े बड़ों की रखवाले रहे हैं, हमारा कोई रखवाला नहीं रहा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। नंबर 2 ये है, किसी ने ये ठीक है, बहुत शुक्रिया शौकत अली आपका। लोअर कोर्ट्स की अगर बात कीजिए तो वहाँ तो मैं इनकी बात के साथ इसलिए जोड़ना चाहता हूँ कि ये गलतफहमियां पैदा कैसे हुई। बिल्कुल, पहली बात तो ये कि एक बड़ा अच्छा एक कदम था इनका वापस आना और इनका बहाल होना, मगर इनकी बहाली के दौरान जो लोग शामिल थे जो बाद में इनके नाकिद बन गए, इन पे तनकीद करते रहे, उस वक्त तब वो हमें बता रहे थे कि खुदा की कसम जब चीफ जस्टिस साहब बहाल होंगे तो फिर बैरूनी सरमायाकारी भी आएगी। देखिए, बात एक इंस्टीट्यूशन है, एक रियासती स्ट्रक्चर है जो हमें गोरा अंग्रेज दे के गया था, उसमें सुप्रीम कोर्ट का एक दायरा कार है, उसमें जाहिर है जो तब्दीली जो आई, जो एक मोड़ आया उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन बात यह है कि एक उसका दायरा कार था और ये जो पॉलिटिकल लीडर साथ शामिल हो जाते हैं, ये सारे शामिल हो जाते हैं, शामिल वादा जिसे पंजाबी में कहते हैं, तो वो रोल असाइन करना शुरू कर देते हैं उन लोगों को, उन इदारों को जो उनके रोल नहीं होते। और फिर क्या हुआ कि जब उन्होंने अपने तय बड़ी कोशिश की, अब पीपल्स पार्टी के दौर में जो उन्होंने काम किए, काम जो उन्होंने फैसले करने थे, अमल तो एग्जेक्टिव ने करवाना था, एग्जेक्टिव उन्हें रोक के बैठ जाती थी। अब ये है कि जी चीनी की कीमतों पे फैसला आया, उसमें नहीं कुछ हो सका, पेट्रोल ओगरा पे आज फैसला करके गए हैं, उन्होंने कहा लेकिन अवाम के हक में फैसला तो किए ना। मैं ये कह रहा हूं कि अवाम क्या, ये जो अभी साहब शौकत अली हमसे बात कर रहे थे, बात ये वो तो कहते हैं एंड रिजल्ट हमें बताएं। मैं ये कह रहा हूं कि ये, लेकिन इस पर हम चीफ जस्टिस को उनको मैं किसी को कुछ नहीं कह रहा, मैं किसी को कसूरवार नहीं ठहरा रहा। मैं ये कहता हूं कि ये गिलास है ना, तो इसकी शनाख्त होनी चाहिए ना कि ये एक कप है, ये जग नहीं है। इसका जग का अपना फंक्शन है। इंसानों की तकदीर के फैसले कोर्ट की पेशियों में नहीं होते, तारीख के अखाड़ों में होते हैं। तो ये जो हमारे जो है ना, ये 5वें बड़े दानिशवर हैं, इन्होंने हमें बताया ये बहाल हो जाएंगे, असल में इन्होंने जुडिशरी को भी जो है वो उसको एक गलत तासुर उसके बारे में पैदा किया। बाद में जब एग्जेक्टिव के खिलाफ फैसले जायज तौर पे चीफ जस्टिस साहब ने किए तो ये खड़े हो गए, उन्होंने कहा ये खिलाफ हो गए। तो बात यह कि ये एक रोल रहा है और ये जो शौकत अली साहब बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल में हमें ये एक्सपेक्ट ही नहीं करना चाहिए था कि ये उसका दायरा कार ही नहीं था और उसमें जो हुआ आज हमारे सामने है। क्लास फिर आम आदमी की आज शिकायत की हुई है, चीफ जस्टिस तो अवाम के हक में भी फैसले करते रहे, जैसा कि काजी साहब ने कहा कि अमल दरामद करवाना फैसलों पर तो एग्जीक्यूटिव का काम होता है।
शाजिया, ये बड़ा अहम सवाल है और अच्छा सवाल है। इस पे दो आरा मेरा ख्याल है सामने है और हमें दोनों चीज़ें साथ साथ रखनी चाहिए। हाँ जी। एक तो अभी ये सईद गनी साहब हैं, सेनेटर जो हैं, उनका मुझे मैसेज आया। उन्होंने कहा जब आप चीफ जस्टिस साहब के बारे में ये कह रहे हैं कि 9 मार्च से पहले ही वो अच्छे खासे एक्टिव हो चुके थे, तो वो कह रहे हैं कि आप ये बात भी ना भूलें कि पाकिस्तान की बहुत सारी बार एसोसिएशंस ने ये भी रेजोल्यूशन पास की थी कि अब चीफ जस्टिस साहब की अदालत में अब केसेस लेकर ही ना जाएं जो हुकूमत के खिलाफ हों, क्योंकि वो उनको एंटरटेन नहीं करते और हुकूमत के खिलाफ की पिटीशन जो हैं वो टेकअप नहीं करते। जो बड़ा फैसला आया था, ये खैर सैयद गनी साहब की अपनी एक राय है, जो बड़ा फैसला आया था वो आया था उनका पाकिस्तान स्टील मिल्स के हवाले से। अदरवाइज वो बात उनकी ठीक है। अब हमें दो इसको अदवार में तकसीम करना होगा अगर चीफ जस्टिस साहब को देख रहे हैं। एक तो 9 मार्च से पहले का चीफ जस्टिस साहब का रोल है, जिसमें उन्होंने जनाब मुशर्रफ के मिलिट्री कू को भी उन्होंने आके एंडोर्स किया था, नवाज शरीफ साहब की सजाएं भी थीं और एक लंबी कहानी है, सब जानते हैं। एक 9 मार्च 2007 के बाद का चीफ जस्टिस। अब देखना यह है कि लोग किसको देखना चाहते हैं, 9 मार्च से पहले वाली आप उनको एवेल्युएशन करना चाहते हैं या 9 मार्च की बात की आप उसमें करना चाहते हैं। दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। इनकी सक्सेस स्टोरी ऑफ कोर्स ये हमें मानना चाहिए कि चीफ जस्टिस साहब की सक्सेस स्टोरी है। बहुत सारे, जैसे आप भी अपने इंट्रो में कह रही थी कि इन्होंने, जो मेरे नज़दीक इंपॉर्टेंट बात थी एज ए रिपोर्टर, कि इन्होंने हुक्मरानों और ब्यूरोक्रेसी के दिल में पहली दफ़ा हमने कोई खौफ महसूस किया। बिल्कुल। चाहे जैसा भी था, कुछ डर था कि कोई बंदा बैठा हुआ है जो कुछ ना कुछ कर सकता है। एक तो ये बड़ी अच्छी बात थी। और दूसरी बात जो शौकत अली साहब कह रहे थे लाहौर से, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि इस्लामाबाद की हद तक तो जुडिशरी बदल के सिर्फ 0 पॉइंट से लेके और ये सेक्रेटेरिएट तक तो इंसाफ हो रहा था। ना आपको ये इंसाफ पंजाब में होता नजर आया है, ना आपको वहाँ पे पंजाब के जो हुक्मरान थे उनके खिलाफ कोई ऐसी हमें कोई एक्टिविटी नजर है। ये जुडिशल एक्टिविज्म जो था ये सारा का सारा इस्लामाबाद की हद तक नजर आ रहा था। अब मसलन अगर मुझे इजाज़त दें, बात लंबी हो जाएगी, मैं कुछ फैसले ऐसे बताता हूँ जो मैं समझता हूँ चीफ जस्टिस साहब के लिए थोड़ा सा उन पर सवालात यकीनन उठाए जाएंगे कि मकसद उनको कोई वो करना नहीं है, कोई डिफेंस। आपकी बात से पहले भी आपने कहा कि फैसले इस्लामाबाद की हद तक होते थे। शाहजेब इस्लामाबाद से नहीं था, कराची पे उन्होंने सुमोटो एक्शन लिया। सरफराज से जो कराची से एक्शन लिया। ये 4 अगर 1000 मतलब 5000 केसेस हुए हैं। मैं आपको डिटेल बता रहा हूँ, अभी मैं अखबार में खबर पढ़ रहा था, तो कितने इस तरह के केसेस है। मैं बड़ी बात कर रहा हूँ उस पर, ये इंडिविजुअल ह्यूमन राइट्स केसेस पे, यस मैं ये नहीं कह रहा ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस पे बहुत सारा एक चीफ जस्टिस आम आदमी को ताकत दी, उन्हें जबान दी, उनके साथ खड़े हुए, नो डाउट। अब मसला मैं आपको 3-4 बड़े केसेस बता दूं जिस पे चीफ जस्टिस साहब ने एक्टिविटी नहीं दिखाई, मेरा ख्याल है दिखानी चाहिए थी। सबसे बड़ा मैं केस समझता हूँ इस सुप्रीम कोर्ट को चाहिए था जब ये सदर जरदारी साहब ने भुट्टो रेफरेंस भेजा था इनके पास कि भुट्टो साहब के केस को रिविजिट किया जाए, तो हमारे सुप्रीम कोर्ट में इतना हौसला नहीं हुआ कि वो भुट्टो साहब के केस को रिविजिट करते। रीजन उन्हें ये पता चल गया था कि अगर आज हम इसको रिविजिट करते हैं तो 79 में वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जिसने भुट्टो साहब को सजा दी थी और आज पूरी जुडिशरी मानती है कि वो एक अदालती कत्ल था, तो फिर आपको जजेस को सजाएं देना पड़ती हैं या आपको चाहे उनको टोकन सजाएं क्यों ना देना पड़ती। इस पे दे कॉट, ये कोल्ड फीट वो इंग्लिश में कहते हैं, इस पे वो जुर्रत नहीं कर सके, इस पे वो आगे नहीं बढ़ सके। एक बात ऐड करना चाहता हूं, देखिए ये तो सामने आएगी। बात ये है कि जब हम इसको कुल्ली तौर पर देखते हैं तो हमारा वो स्टैंड पॉइंट कहाँ है, कहाँ से हम देख रहे हैं। मैं आपको बुनियादी बात बताता हूँ कि इस मुल्क में जो मिनिमम वेज है वो 6000 से 8000 रुपये है। आप किसी एक इंतहाई दूर उफ्तादा तहसील के वकील की तनख्वाह मुझे बता दें। जस्टिस इतना महंगा है इस मुल्क में, जिस तरह की दीगर चीज़ें महंगी हैं, जो पब्लिक और इंसाफ तो बहुत अहम है। आप ये मुझे बताएं कि 80% लोग तो बेचारे वो सुप्रीम कोर्ट के आगे से नहीं गुजर सकते, और नीचे इवन जो लोअर कोर्ट्स हैं, इसमें सबसे अहम बात यह थी कि जो आम आदमी, जुल्फिकार अली भुट्टो का अगर केस वो कर भी देते तो क्या किसी के घर में गैस आ जानी थी? कुछ नहीं, क्या होना था? हाँ ठीक है, एक अशकशोई हो जानी थी जी, वो ज्यादती हुई थी, एक पार्टी खुश हो जाती या कुछ लोग खुश हो जाते। मामला यह है कि आम आदमी की दहलीज तक इंसाफ पहुंचा या नहीं पहुंचा, और वो चीफ जस्टिस साहब की कुछ जाती जिम्मेदारी नहीं थी। उन्होंने इवन एक स्टेप आगे जाके इसकी कोशिश की, मैं ये मानता हूं, लेकिन गिवन सिस्टम में जहां पे इतना एक्सपेंसिव है, अभी यहां पे केस हुआ आपके सामने, कोई वकील, एक वकील ने 3 करोड़ रुपया पकड़ लिया पंजाब बैंक के केस में, दूसरे ने पकड़ लिया, 100 बातें हुई। एक तरफ ये दौलत का खिलवाड़ था, कौम का पैसा फीसों में जा रहा था, और दूसरी तरफ ये कि आम आदमी जो है, जिस तरह शौकत अली साहब कह रहे थे, उसको जस्टिस मिला या नहीं मिला, तो वो मेरा ख्याल में वो सिस्टेमिक फेलियर है। वो सिस्टम ना चीफ जस्टिस साहब ने बनाया, ना मैंने बनाया, सबको विरसे में मिला है। तो इसमें बियॉन्ड है सोल्यूशन इसके बियॉन्ड है कि एक आदमी को सस्ता इंसाफ कैसे मिले। क्लास साहब, पीपल्स पार्टी अपने दौर में तनकीद का भी निशाना बनाती रही, बड़े इस फैसलों से नाखुश भी नजर आई और हमेशा कहती रही कि पीपल्स पार्टी का ही हमेशा अदालती कत्ल किया गया। क्या मुस्लिम लीग नून में जिस तरह की अब अपने इस दौर में भी फैसले मुस्लिम लीग को 5-6 महीने हो गया, उनमें भी कहीं सोच नजर आती है? एक तो मेरा ख्याल है
जो काजी साहब बात कह रहे थे कि भुट्टो साहब का केस अगर फैसला रिविजिट किया जाता तो गैस आ जानी थी, मेरा ख्याल बाज़ फैसले ज़रूरी नहीं होते कि हर बात को हम रोटी पानी गैस के साथ लगें। बाज़ आपके कोई ऐसे फैसले होते हैं जो कौम पे एक दाग की सूरत में सारी उम्र रहते हैं। भुट्टो साहब के केस के हवाले से मेरा ख्याल उनके दुश्मन भी आप कहते हैं, मुखालफिन भी कहते हैं कि उनके साथ ज्यादती की गई थी। अगर कोई ज्यादती की जाती तो उसको अनडू करना चाहिए था, नॉट बिकॉज कि किसी के घर में गैस जाएगी, किसी को नौकरी नहीं मिलेगी। आज तक वो ब्लीडिंग एक वूंड मौजूद है, मतलब सिंध में आज तक हम उसकी गूंज सुनते रहते हैं। पाकिस्तान के ढेर सारे बहुत सारे अवाम है जो ये फील करते हैं, बल्कि पिछले 30 साल की पॉलिटिक्स जो है 40 साल की वो तो चलती इसी पे रही है कि भुट्टो साहब डिक्टेटर थे, जालिम थे, कातिल थे, हीरो थे, महबूब थे, अवाम के लीडर थे। सो उसको एक जो रॉन्ग की गई थी, चाहे वो उससे कोई भी आपको जहरी कोई फ़ायदा ना होता। मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट को हौसला करना चाहिए था, जो ये नहीं कर सकी और उसमें फैसला नहीं दिया, डर के मारे नहीं किया। जैसे मैं कह रहा हूँ कि इनमें इतनी जरूरत नहीं थी कि अपने ब्रदर जजेस को भी ट्रायल में लेके आते। सेनेटर बेग साहब हमारे टीवी पे पिछले हफ्ते प्रोग्राम में ये कह के गए हैं कि जो पार्टी भुट्टो साहब का केस लेके गई थी नुमाइशी तौर पे, वो खुद रुकावट बनती रही। वो और अब बातें ये हो रही हैं कि शायद डील का हिस्सा था या नहीं था। जो बेनजीर का मर्डर अपने दौर में वो उसको नहीं करवा सकी, तो उसकी क्या सिग्निफिकेंस रह जाती थी कि भुट्टो साहब भी चले गए, जिया-उल-हक साहब भी चले गए, तो अब एक नुमाइशी तौर पे उसको करें। तो मैं ये समझता हूं कि मैं ये जो बात कर रहा हूं कि अवाम ये कह रहे थे कि जो इस वक्त आपके सामने फैसला है उस पे 8 चलान पेश होने थे, जिसमें सारे 8 दफा पेश हुए, 8 के 8 दफा वो चलान इनकम्प्लीट थे, उन्होंने डिफेंड ही नहीं किया और फिर वो कोर्ट में चले जाएगी भुट्टो साहब से बड़ी जाती हुई। तो दैट वाज हिपोक्रिटिकल मूव ऑन देयर पार्ट। आपकी बात ठीक है कि चीफ जस्टिस साहब को उस पर अपने तय फैसला कर देना चाहिए। एक कॉलर है कराची से, आजम। हेलो जी। वालेकुम सलाम। शाजिया, मैं आजम महराज बोल रहा हूँ कराची से। जी। मैं चीफ जस्टिस साहब के एक फैसले पे बात करना चाहता हूँ। क्लासरा साहब, मैं चाहूंगा कि इस पे जवाब दें कि पाकिस्तानी रियासत जो कि ऐसी इस्लामी रियासत है 1973 के आइन के मुताबिक, जहाँ कोई नॉन मुस्लिम, यानी इतनी कट्टर इस्लामी रियासत है, कोई नॉन मुस्लिम चाहे वो 5000 साल से पाकिस्तानी हो, सदर वजीर आजम की नॉमिनेशन भी नहीं भर सकता। उस मुल्क में 4 लाख लोगों को बेवकूफ बनाने वाला, चीट करने वाला जमशेद दस्ती चीट करता है और एमएनए बन जाता है। उसको फैसला देते हैं चीफ जस्टिस कि तुम जाके रिजाइन कर दो। वो 4 लाख गरीब लोगों के, मुजफ्फरगढ़ के लोगों को चीट करता है, टीए लेता है और उसको कोई सजा नहीं देते। क्या किसी ऐसी इस्लामी रियासत का चीफ काजी किसी को इस तरह माफ कर सकता है कि जाओ तुम रिजाइन कर दो और तुम फारिग, और फिर तुम बाद में एमएनए बन जाना? ठीक है, बहुत शुक्रिया आजम जी। क्लासर साहब, नहीं बिल्कुल उनकी वैलिड ऑब्जर्वेशन है हमारे इन कॉलर साहब की कि चीफ जस्टिस साहब, मैंने जैसे कहा कि आज के दिन बहुत सारी उन पे तारीफ भी है कि अखबारात भी भरे हुए हैं, एक क्रिटिकल उन पे आएगा, उनको बहुत सारी चीज़ें, उन्हें मेरा ख्याल है उन्हें एक हौसले के साथ, चीफ जस्टिस में इतना हौसला है, बिल्कुल उनकी वैलिड ऑब्जर्वेशन है कि बहुत सारे लोगों को हमने नज़रिया ज़रूरत भी देखा है। मसलन अब जो मैं चाहता हूँ कि एक साइड हम उसको यकीनन दिखाएं, जब आप आज पूरा मुल्क उस पर खुश हो रहा है। पंजाब हुकूमत को कभी भी हीट महसूस नहीं हुई चीफ जस्टिस साहब के एक्शन की वजह से। बड़े लोगों के साथ वहाँ भी जाते हुए हैं, हमने कभी नहीं महसूस किया। सस्ती रोटी का स्कैंडल है, हल्ला दूध का हमने देखा, उन्होंने कब्जे कर लिया लोगों पे आके, उन्होंने कब्जे के लोअर कोर्ट्स की बात हम आज भी सुन रहे हैं। इस मूवमेंट का किन लोगों को फायदा हुआ है? वो मानते हैं कि रूलिंग एलीट को खौफ भी डाला। मैं खुद मेरी बहुत सारी स्टोरीज पे स्कैंडल पे चीफ जस्टिस साहब ने नोटिस भी लिया, बड़ी इज्जत मुझे ज़ाती तौर पर खुद भी दी, मैं उसके लिए उनका मशकूर हूँ। लेकिन बाज़ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कहनी पड़ती हैं कि उन्होंने, अब आप ये देखें कि इसमें जो वकील थे जिन्होंने लीड कर रहे थे, सबसे ज़्यादा बेनिफिशरीज वो रहे, अवाम नहीं रहे। अगर आप ये लोअर कोर्ट्स की बात करें, इन वकीलों ने करोड़ों रुपए कमाए हैं अपने इन्होंने, और बड़े बड़े नाम हैं, नाम ले तो शायद डर के बारे नाम नहीं ले सकते उनका। इन्होंने करोड़ों की फीसें ली हैं चीफ जस्टिस साहब के नाम पे। इन्होंने अपने चैम्बर्स के जो इनके वकील थे जूनियर, जिन्हें शायद मेरी तरह ABC भी नहीं पता होगी ला की, उनको उठवा के इन्होंने अपने जज लगवाए। वो लिस्टें मौजूद हैं। और याद है मुझे सलमान तसीर साहब डट गए थे बाकायदा, मुझे सलमान तसीर साहब ने खुद बताया था और लिस्ट दिखाई थी 23 जजेस की। उन्होंने कहा जी मैं इसलिए रजिस्ट कर रहा हूँ कि इसमें 23 में से आप देख लें 18-20 जजेस तो सिर्फ लाहौर के हैं और लाहौर में से मुख्तलिफ चैम्बर्स के हैं। उन्होंने मुझे नाम बताया कि फलां चैम्बर का फलां वकील है और ये वो वकील हैं जो चीफ जस्टिस साहब के साथ वहाँ पे गाड़ियों में फिरते थे। प्लस उन्होंने ये कहा था कि इसमें एक ही बिरादरी के लोगों को इन्होंने उठा के जज बना दिया। जस्टिस ख्वाजा शरीफ साहब थे, वो जिस बिरादरी से खुद ताल्लुक रखते थे उसमें से 12 जजेस उन्होंने बना दिए। आज भी आप देख लें, आपके सरगोदा
आपके गोजरावाला, आपके फैसलाबाद, आपका डेरा गाजी खां, यहाँ के वकील मारे खाते फिर रहे हैं कि हमें अलहदा बेंचेस दे रहे हैं, उन पर मुकदमे कायम कर दिए गए। सो वो ट्रिकल डाउन जो इफेक्ट आना चाहिए था जुडिशरी का, नहीं आया। तो जिसकी बात आम आदमी से है वो मेरा ख्याल ट्रिकल डाउन इफेक्ट नीचे नहीं गया। ठीक है, मुझे लगता है हमारी एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई थी। मुझे ब्रेक लेने नाज़रीन, ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद। साहब, चीफ जस्टिस ने सैकड़ों सुमोटिव केस लिए कौमी मफाद के मुकदमात की समाअत की, लेकिन एक कालाबाग डैम का जो केस है 13 साल से ज़ेर इल्तवा, इसका फैसला नहीं हो सका। ये मैं फिर वही बात कह रहा हूँ कि जो एक्सपेक्टेशन सियासतदानों ने इस जजेस मूवमेंट में शामिल होकर अपना दाल दलिया की, जो हमें ये कहते थे इन्वेस्टमेंट भी तब आएगी जब ये आ जाएंगे, इन्वेस्टमेंट तो नहीं आई, पता चला LPG में इन्वेस्टमेंट हो गई है। तो ये बात, ये इसमें मैं CJP साहब का, उनकी अपनी स्ट्रगल बिल्कुल जेन्युइन थी और उनका वापस, मगर बात यह है कि देखें जो हम वो बात करें जो नहीं किया, मगर एक बात आज तक किसी ने नहीं की, डीप स्टेट जिसे हम कहते हैं इस्तिलाही एतबार से, अगर उसको किसी ने हाथ डाला तो चौधरी ने डाला। पहली दफा ये जितना उन्होंने पे हाथ डाला, ये डीप स्टेट जब मैं कहता हूँ जो एस्टैब्लिशमेंट है, आपकी आर्मी ब्यूरोक्रेसी है, उसमें जो मिसिंग पर्सन का केस था, कुछ हुआ नहीं हुआ, मगर बात यह है कि एक्सपोजर्स हुए, चीजें सामने आई। तो मेरे ख्याल में ये दौर, बहरहाल आप नाकिद हो उनके या मोतरिफ हो चीफ साहब के, एक बात यह है कि ये जो दौर था हमारे जुडिशियल हिस्ट्री के हवाले से, ये सबसे प्रोमिनेंटली स्टैंड आउट करेगा फॉर गुड और बैड रीजन। ये आप तारीख पे छोड़ दें, मुझ पे ना छोड़ें। और दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि उन्होंने जुर्रत के, जिस तरह क्लासरा साहब भी कह रहे थे, और फैसले तो हुए या ऊपर अमल दरामद हुआ या नहीं हुआ, लेकिन बात यह है कि यहाँ पे गुर्बत खत्म करना जो है वो जुडिशरी का काम नहीं है। ये और खेल है, ये खेल कहीं और खेला जाएगा अगर खेला जाना है, और अगर इसका कोई नतीजा निकलना है तो हमें असाइन नहीं करने चाहिए थे उन लोगों को, वो रोल जुडिशरी से असाइन नहीं करने चाहिए थे जो जुडिशरी के नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं। एक शाजिया थोड़ा सा इसमें बात यह कि वही मैं कह रहा हूँ, जैसे आज उनको डिस्ट्रीब्यूट्स उनको पेश किए जाएंगे, चाहे उन्होंने, मैं कहता हूँ 30% 40% ही कुछ ना कुछ उन्होंने खड़े हुए अच्छे काम किए, लेकिन बहुत चीज़ें ऐसी रहेंगी जो हांट करती रहेंगी जिन पर बात करें। मसलन अभी उनके बेटे अरसलान इफ्तिखार का केस है, वो नौजवान 5-6 साल पहले उसमें बलोचिस्तान से डेपुटेशन पे FIA में आ रहे थे, नौकरी ढूंढ रहे थे, आज वो 1-2 रुपए के मालिक हैं। ये चीज़ें पूछी जाएंगी। ये नहीं हो सकेगा कि अगर मैं कंडक्टर मैं ठीक कर रहा हूँ तो मुझे नहीं पता कि मेरे घर में मेरा बेटा क्या कर रहा है और किससे डील्स कर रहा है, मैं अपने आप को उस पर आके अब्जॉल्व नहीं कर सकूँगा। ऐसे एक सिटिंग वज़ीर आज़म को एक कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर पे एक डिबेट थी ना कि ये उस पर स्विस लेटर पे यूसुफ रज़ा गिलानी को बरतरफ करना, ये भी मेरा ख्याल एक बहुत बड़ा स्टेप था। एक पॉलिटिकल हुकूमत आई थी, रजिस्ट करके आई थी, उसके वज़ीर आज़म को डिसमिस करना, एक सैक करना, ये भी मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा स्टेप था। ऐसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इनकार कर दिया था कि हम पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के सामने अपने ऑडिट अकाउंट्स को हम आके उनको नहीं करवाना चाहते। ये भी मैं समझता हूँ कि इस तरह के उनके फैसलों में से था। और लास्टली जो इसमें चीज़ है, ये वो सवाल आते हैं जो पूछे जाएंगे। आप और मैं, जैसे काजी साहब कह रहे हैं, तरीक फैसला करेगी, फेयर एनफ वो करेगी, लेकिन जो आज के तरीकदार बैठे हुए हैं, जो आज के कमेंटेटर हैं, जो सिचुएशन को देख रहे हैं, उन्होंने भी तो कुछ जजमेंट देनी है। और सबसे ज़्यादा जो इंटरेस्टिंग चीज़ है मेरे लिए, जो हम भूल गए इस गुफ्तगू में, जो चीफ जस्टिस के साथ सबसे ज़्यादा आगे थे, आज वो सारे के सारे उनके खिलाफ हैं। इसकी क्या रीज़न है मुझे आज समझ नहीं आती। मसलन एतजाज अहसन साहब, उनके मुमकिन है ये बात तो पॉजिटिव ही हो, मुझे तो ये पॉजिटिव ही लगता है। अली अहमद कुर्द, इसका मतलब है कि उनकी एक्सपेक्टेशन गलत थी। अली अहमद कुर्द जो हैं, नहीं अब बात यह है काजी साहब, अगर अदालत से चंद मखसूस लोगों को फ़ायदे होने शुरू हो जाएंगे, चंद वहाँ पे जो उनके वकील थे उन्हीं के चैम्बर के लोग जज बनेंगे, वही करोड़ों रुपए की फीसें लेके आएंगे और उन्हीं की मर्जी के फैसले होना शुरू हो जाएंगे, तो मेरा ख्याल एतराज़ात आएंगे। और प्लस इसमें कोई शक नहीं, IAS असगर खान केस हमने देखा कि यूसुफ रज़ा गिलानी के केस में तो इम्प्लीमेंटेशन कमीशन बन गया था। जब जनरल असलम बेग और जनरल दुरानी के खिलाफ वहाँ पे IAS असगर खान केस के लिए GHQ को भेजी गई कि जजमेंट पे अमल दरामद करें, उन्होंने 1.5 साल हाथ नहीं लगाया, कोई इम्प्लीमेंटेशन कमीशन नहीं बना। सो ये कंफर्टेबल, कुछ पावरफुल तबकात के लिए हमारी अदालत किसी हद तक कंफर्टेबल रही है। आप वाली बात ठीक है कि कोई वो सुपरमैन नहीं थे, हमारी तरह के आम इंसान थे। उन्होंने उनसे जितना बन पड़ा, जितनी कोशिश की उन्होंने किया। अब उनसे 1000% एक्सपेक्टेशन करना हमारी तरफ से भी ज्यादती होगी, लेकिन जहाँ पे बहुत सारे अच्छे काम कर रहे थे, एक ग्रे एरियाज उसमें यकीनन मौजूद हैं, जो अगर हिस्ट्री आके उनको उस पर भी जज करेगी। सर, ग्रे एरियाज तो तभी खत्म होंगे जब किसी तरीके से अल्लाह ताला हमें खुदा करे कि जन्नत में ले जाए। इस दुनिया में तो हम ये इस तरह सिलसिला चलता रहेगा। अच्छा, कैसे आगे बढ़ते हैं।
सर्दियाँ आ गई हैं, गैस का शॉर्टफॉल शुरू हो गया है, 2300 CNG स्टेशन हमारे बंद हो गए हैं, सनतें बंद हो गई। आज मैं हैरान होगी कि 25 लाख मजदूर बेरोजगार हो गए। आप हैरान ना हो, इससे ज्यादा बेरोजगार हैं, ये तो सिर्फ एक सेक्टर में बताए गए हैं। बात यह है कि जब भी हम मौजूआत लेते हैं तो ये सारा सबसे अहम बात क्या है कि वी आर हेडिंग टुवर्ड्स सीरियस शॉर्टेजेस। जो आपके स्ट्रेटेजिक एसेट्स होते हैं या जिससे समाज चलता है या उसकी मशीन या उसका पहिया चलता है या इंडस्ट्री चलती है, वो आज कहाँ खड़ी है। मैं ये आपको बात बताऊँ, ये हमारे जो आने वाले दिन हैं, मुमकिन हम बड़ा जल्दी भूल जाएं कि जुडिशियल एक्टिविज्म क्या था, क्या नहीं था। हम जिस तरफ आज कलासर साहब ने इशारा भी किया और उनकी स्टोरी पे हम वो फरहान साहब से बात भी करेंगे कि ये वो थीम्स हैं, वो मसाइल हैं जो हांट करेंगे हमें आने वाले दिनों में, जो हमारी सियासत को डोमिनेट करेंगे। पूरी दुनिया और पूरी दुनिया की एस्टैब्लिशमेंट नॉन इशूज के अंदर इनको लपेट के खत्म कर देना चाहती है। ये जो इंसान के बुनियादी इशूज है, ये जो आप गैस की बात कर रही हैं, गैस में जितनी बड़ी थेफ्ट है, जितनी बड़ी चोरी है, ओगरा के बारे में जो स्टेटमेंट आज सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया कि ये आप कीमतें जो कर रहे हैं, इससे पहले वो किधर गया केस, उनका क्या नाम है, नाम भूल गए, तौकीर सादिक साहब का, न जाने वो किधर चला गया। ये वो बुनियादी इश्यूज हैं। अगर हमारी रियासत के और उसके इकोनॉमिक मैनेजर्स ने इसको डिस्कस ना किया तो बहुत दिनों तक मीडिया इस बात पे नहीं खेल सकेगा कि सीजेपी साहब ने अच्छा क्या किया और बुरा क्या किया, क्योंकि लोग जो हैं अगर उनको आप उनकी आफियत छीन लेंगे तो वो इसका क्या साहब, इससे जुड़ी आपकी खबर ही डिस्कस कर लेते हैं, मैशियत से जुड़ी। इसहाक डार से पाकिस्तानी मैशियत संभल क्यों नहीं रही है कि आज हम इस नहज पे पहुंच रहे हैं कि ना गैस मिल रही है, ना हमें बिजली मिल रही है, ना नौकरियां मिल रही हैं लोगों को। शाजिया आपको याद होगा जब इनका एक बहुत बड़ा अच्छा इमेज बनाया गया था, प्रमोट किया गया था पूरे मीडिया में, मेरे जैसे लोग भी बैठ के उनको प्रमोट करते थे, अच्छी बात करते थे इसहाक डार साहब के बारे में कि शायद पीपल्स पार्टी के जितने भी इनके वजीर खजाना आते रहे वो नाअहल थे और अगर इसहाक डार साहब आ गए तो इकॉनमी को बिल्कुल रातों रात ठीक कर देंगे। एक इनकी क्वालिटी है नवाज शरीफ साहब की पार्टी के पास कि ये अपना सौदा अच्छे तरीके से बेच सकते हैं। इनको मीडिया भी सपोर्ट करते हैं क्योंकि सारा मीडिया मोस्टली 70-80% पंजाब का मीडिया है, फिर ज़्यादा लाहौर का मीडिया है, तल्लुकात बड़े अच्छे हैं, इसलिए उनके हवाले से इनको प्रमोशन बड़ी अच्छी मिलती है। खुल के इनकी पर्सनैलिटी की ट्रेट्स बताई जाती हैं, इनकी अच्छी अच्छी हमें चीज़ें बताई जाती हैं और एक तरह उम्मीदें दिलवाई जाती है। दिलवाने वाला मीडिया ही होता है मोस्टली, जैसे मैं कह रहा हूँ पंजाब का डोमिनेट मीडिया है, वही इनको बैठ के प्रमोट करता है। इसहाक डार साहब के बारे में भी ऐसी हमें कहानियां सुनाई गई और मैं भी उनमें शामिल था। ये नहीं है कि बाकी कह रहे थे, हम नहीं कह रहे थे कि डार साहब के आने से बहुत बड़ी चेंज आ जाएगी। पता यह चलता है डार साहब से मुल्क नहीं चल रहा। आपके फॉरेन रिजर्व आपने वहां से $7.8 बिलियन ले कि IMF से, आजकल खबरें पढ़ रहे हैं कि IMF की तीसरी हमने किस्त देनी थी $400 मिलियन उधर चले गए, IMF की दूसरी किस्त देनी थी $600 मिलियन उधर चले गए। पता यह चला जो IMF से पैसे लिए थे वो IMF ने खुद एडजस्ट कर लिए हैं। अब फॉरेन रिजर्व जो है इनके वो पाकिस्तान के वर्स्ट कंडीशन पे आ रहे हैं। अच्छा, मीडिया को क्या गोली दे रहे हैं कि हमारे पास $8 बिलियन के रिजर्व में जो कि नहीं है, वही उसमें $5 बिलियन प्राइवेट बैंक्स के हैं। अगर आपने फिर डाका मारना है जैसे आपने 99 में मारा था लोगों के फॉरेन रिजर्व पे, अगर आपने वो डाका मारना है तो दैट्स अ सेपरेट स्टोरी। आपके पास हुकूमत पाकिस्तान के पास $3 बिलियन से इस वक्त कम के रिजर्व हैं। अगर हमारे साथ ये फरहान बुखारी साहब हों तो उनसे मेरी कल बात हो रही थी, ये फाइनेंशियल टाइम्स के लंदन के कोशिश करें उनसे राब्ता करने की। क्लास अब जैसे उनसे राब्ता होता है हम उनसे जरूर बात करेंगे, लेकिन प्रोग्राम में एक वक्त है ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, मजीद इस पर बात करेंगे। टेक अ ब्रेक। ब्रेक के बाद खुशामदीद। सीनियर सहाफ़ी फरहान बुखारी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। फरहान, हम बात करें कि आखिर क्या वजह है कि इतनी एक्सपेक्टेशन थी हमें इसहाक डार साहब से, उनसे पाकिस्तानी मईशत ही संभल नहीं रही है? देखिए, ये सिर्फ और सिर्फ इसहाक डार की बात नहीं है। अब तो लोग वज़ीर आज़म नवाज शरीफ पे भी तनकीद कर रहे हैं और उसकी वजह ये है कि इन्हें तारीखी एतबार से एक बिजनेस फ्रेंडली प्राइम मिनिस्टर समझा जाता था, लेकिन आके इन्होंने जिस किस्म की पॉलिसीज लोगों को दी हैं, मुल्क को दी हैं, उसकी नतीजे में एक बड़ा पॉलिसी फेलियर हो रहा है। किसी भी मुल्क की मईशत की साख को देखने के लिए वहाँ की करेंसी देखी जाती है, वहाँ पे जो सरमायाकारी होती है वो देखी जाती है। अब आप देख लीजिए कि मई से लेके अब तक दोनों यानी सेक्टर्स में ट्रेंड्स बुरे से बुरे होते जा रहे हैं और इसमें पॉलिसी फेलियर्स में मैं बल्कि अपने दोस्त रऊफ क्लासर साहब से हाल ही में बात कर रहा था कि एक बहुत बड़ा पॉलिसी फेलियर जिस पे अब भी बहुत तनकीद हो रही है वो ये है कि बजट में ये फैसला किया गया कि FBR को डायरेक्ट एक्सेस दे दिया जाए मुल्क में हर बैंक अकाउंट को।
अब उसके बाद हुकूमत ने उससे हटने की कोशिश की है, लेकिन कहा यह जा रहा है इस्लामाबाद में कि ये सिर्फ और सिर्फ इसहाक डार साहब की हठधर्मी है, जिसके नतीजे में अभी तक उस पॉलिसी को मुकम्मल तौर पे रिवर्स नहीं किया गया, जिसके नतीजे में मुल्क में पहले ही लोग बैंक अकाउंट्स में कम पैसे रखते हैं, वो भी कम होने का खतरा है, मजीद कम होने का खतरा है। डॉलराइजेशन हो रही है और बड़े बड़े जो कराची के बिजनेसमैन हैं, कईयों ने तो मुझे ये बताया है कि जी इस एक स्टेप की वजह से इतनी डॉलराइजेशन हुई है और रुपए पे इतना प्रेशर हुआ है जितना किसी और वजह से नहीं हुआ। लेकिन इसहाक डार साहब तैयार नहीं है। आप सारी आपकी बात काटे फरहान, एक तरफ तो हमें ये कहा जा रहा है कि पैसा नहीं है और इकॉनमी हमें नीचे जा रही है, हमारे पास डॉलर्स नहीं है, बैलेंस ऑफ पेमेंट का गैप बढ़ रहा है, और दूसरी तरफ 100 बिलियन रुपीस पे 7% हुकूमत पाकिस्तान पिक करेगी। ये जो सूद है यूथ को कर्जे देने, ये कैसे अरेंज कर रहे हैं, किस तरह के अरेंजमेंट्स ये चला रहे हैं? देखिए ये एक बहुत बुरी स्कीम है रऊफ, शायद आपको याद होगा कि 90 की दहाई में इसी तरह येलो कैब्स का शुरू हुआ था कि जनाब वो हुकूमत अपनी तरफ से पैसे लेके और पीली टैक्सियां दे दे और मुल्क में बेरोजगारी इसके नतीजे में खत्म हो। लेकिन क्या नतीजा हुआ, मैंने खुद 90 की दहाई में ही कंधार और जलालाबाद और काबुल में पाकिस्तान की पीली टैक्सीज को मर्सिडीज गाड़ियों में चलते हुए देखा है, जो यहाँ पे 10% पे लोगों ने ली। अच्छा। और वो बॉर्डर पार ले गए। आज तक बैंकारों से जाके पूछे वो पैसे वापस नहीं हुए। तो ये भी मजीद कर्जा लेकर और ये एक तरफ चले एक नई स्कीम की तरफ। और इस तो काजी साहब ये कैसे चले? मैं फरहान साहब से एक बात करना चाहता हूँ। फरहान साहब, आपने एक बात की कि ये जो 30 लाख लोगों के अकाउंट, ये तो हमें ये बताया गया था ये वो लोग हैं जो टैक्स नहीं देते, जिनका जिंदगी का जो रहन सहन है वो बड़ा है, और आप जानते हैं गालबन 2% है ये जो टैक्स देते हैं, बाकी सारा इनडायरेक्ट टैक्स है। तो ये तो उनसे टैक्स लेने की एक सही थी, और हम तो इसे दुरुस्त समझ रहे थे कि इसहाक डार साहब अगर ये कर रहे हैं और रिच को टैक्स कर रहे हैं तो अच्छी बात है, जो नहीं हुआ तो आपने हमें इसका दूसरा रुख दिखाया। जी बिल्कुल, मुल्क में अगर कोई भी हुकूमत वाकई टैक्स के निज़ाम को बेहतर करना चाहती है तो सबसे पहले तो बड़े बड़े जिम्मेदारों पे टैक्स लगना चाहिए। बिजनेसमैन को जो एग्जेम्पशंस दी गई हैं साल साल में वो कम होनी चाहिए। और फिर सबसे बड़ा सवाल ये है कि पार्लियामेंट में कितने लोग टैक्स देते हैं। ना सिर्फ ये कि जिम्मेदार वहाँ पे जो मेंबर्स हैं वो टैक्स नहीं देते, बल्कि कई और नॉन एग्रीकल्चरल हैं उनका भी देखें तो उनके टैक्स की पेमेंट देखें तो देख के शर्म आती है कि ये हमारी। अच्छा नहीं फरहान साहब, ये देखें कारपोरेट टैक्स यहाँ पे नहीं है, इसमें जो बाहर से यहाँ हमारी मैशियत, आप बड़े मैशियतदान हैं, आप जानते होंगे कितना उनका स्टेक है इस मुल्क में, MNCs का, उन पे क्या टैक्स है। इसके अलावा जो रिच और जमींदार तो ट्रेडिशनल सेंस में जागीरदारी तो वैसे ही खत्म होगी, एग्रो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं यहाँ। एक इंडस्ट्रियलिस्ट जो है, अब बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट जागीरदार मुमकिन है यहाँ के जो है वो मियाँ साहब हों या कोई और आदमी, ये जो जिन्होंने इंडस्ट्रियलिस्ट ने ज़मीनें खरीद ली हैं, वो छोटा जागीरदार तो खत्म हो चुका, वो ज़माना खत्म हो गया। तो बात ये है कि जिन लोगों के पास अरबों डॉलर हैं अंदर बाहर, उन पर टैक्स नहीं होता। और हम कह रहे थे कि अगर FBR को एक्सेस है तो पकड़ के टैक्स लगाएं ताकि ये रियासत चल सके और आम आदमी टैक्स, आप बिजली पानी और पेट्रोल पे कीमतें ना बढ़ाएं। देखिए FBR एक जानिब तो FBR की रेपुटेशन एक करप्ट तरीन इदारे की है, तो FBR को एक हद से ज्यादा पावर्स और अथॉरिटी देना मेरे ख्याल में मुल्क के साथ एक बहुत बड़ी ज्यादती है और बड़ा जुल्म है। मगर फरहान साहब जो टैक्स नहीं दे रहे, जो खुद करप्ट, जो टैक्स देना भी नहीं चाहते, इवन अपनी पार्लियामान को इस्तेमाल SROs के जरिए 750 अरब रुपया पिछली गवर्नमेंट ने इनको दे दिया। आप सुना है कि 5 महीनों में SROs की अभी तफसील आ जाएगी कि इनको बिजनेस, जो बिग बिजनेस है उसको आप फैसिलिटेट कर रहे हैं, और अब ये एहसासे भी इनको दे देंगे हम जो जिनको बर्बाद किया है ब्यूरोक्रेसी ने और करवाया गया है। तो ये बड़े मुजरम जो है वो FBR है या ये लोग हैं जो इतनी इस मुल्क में बेनिफिट कर रहे हैं? आप सही फरमा रहे हैं, लेकिन कुछ इक़दाम ऐसे हैं जो कि मुतनाज़ा हो जाते हैं। ये मिसाल बिल्कुल एक पिरामिड की है। मोइन कुरैशी साहब पाकिस्तान के 90 की दहाई में एक वजीर आजम थे 3 महीने के लिए, और उनकी हुकूमत में पहली दफा एक टैक्स डायरेक्टरी मुल्क में शाया हुई थी, जिसमें बड़े बड़े लोगों को शर्मिंदगी हुई थी कि कितना कम वो टैक्स देते थे। ये मंजर आम पे इंफॉर्मेशन लाई गई थी। 20 साल हो गए, दूसरी दफा आपके मुल्क में कोई टैक्स डायरेक्टरी नहीं छपी। देखिए, अगर आपकी नीयत ठीक हो तो फिर आप कई काम कर सकते हैं जिनसे आपकी मईशत में जो वैसे मुश्किलात हैं उनसे आप किसी हद तक बच सकें। ये बैंक्स का एक्सेस देना FBR ऑफिशियल्स को, FBR के लोगों ने खुद मुझे बताया है कि जी ये मुतनाज़ा कदम है और वो नहीं समझते कि इसका असर मईशत पे अच्छा होगा। तो जब FBR के कई अफसरान खुद ये कह रहे हैं तो फिर जाहिर है उसमें कोई ना कोई खराबी होगी। अब इसहाक डार साहब या तो अपनी मनमानी कर लें, जो कि वो कर रहे हैं,
या फिर ये कि लोगों की बात सुन लें और इस वक्त बिजनेस कम्युनिटी में उनका। अच्छा, मैं एक बात करूं, FBR के कुछ ऐसे लोग भी थे जिनका जिक्र किया इकराम उल हक साहब ने हमारे प्रोग्राम में भी, जिन्होंने ये कहा था कि जी आप टैक्स करें, रिच को टैक्स करें, और उनको नहीं लगाया गया था। और दूसरी बात यह कि पूरी दुनिया में एक लड़ाई चल रही है कि इन बैंकर्स ने जो उद्यम मचा रखा है, 31-32 ट्रिलियन डॉलर सेफ हेवन में रख दिए, पूरी दुनिया में अब जो है मूवमेंट्स जो उठ रही है, उसकी एक वजह यह भी है कि ये जो कनाइवेंस है बैंकर्स की और ये जो सरमाए की, तो इससे और आम आदमी पे टैक्स बढ़ाए जा रहे हैं। तो मेरे ख्याल में इस लड़ाई में जो बातें आगे सामने आएंगी, इनको टैक्स करना पड़ेगा, FBR को भी ध्यानदार होना पड़ेगा, वरना कोई और अच्छा, मेरे साथ हैं असलम खान। असलम खान हमारे साथ हैं, आप कसूर से हमारे नुमाइंदा हैं हमारे साथ। असलम खान, मेरे ख्याल में लाइन ड्रॉप होगी, दोबारा आते हैं। उन्होंने मुझे एक स्टोरी दी थी, कसूर से अच्छी स्टोरीज हमारे लिए निकालते रहते हैं। मुझे भी क्लासरा साहब की तरह ना वो एक इन्फेक्शन हो गई है स्कैंडल्स निकालने की। तो क्लासरा साहब, ये 4 साल कबल कोई DCO साहब ने एक जमीन खरीद ली, 22 लाख रुपए पर एकड़ ली थी उन्होंने, उसकी कीमत उस वक्त 9 लाख भी नहीं थी। तो ये इसकी तफसील हमें बताएंगे वो कि ये क्या हुआ और किस तरीके से हुआ। हम शायद दोबारा उनसे बात करने की कोशिश करें, मगर जिस तरीके काजी साहब, जी सर, आपने DCO की बात की, काजी साहब आपने DCO की बात की, कुछ अर्सा पहले राजनपुर साहब के DCO का आया था, वो जो दानिश स्कूलों का स्कैंडल आया था, वो चुप हो गया, उस पर मिट्टी डल गई है सारी की सारी। वो जो करोड़ रुपए लूट लिए थे, उसमें हालत देखी थी हमने, उसमें बात हो रही है, एक्शन हो रहा है उसमें। वहां पे खुद CM साहब गए थे, उसके बाद मेरे ख्याल में हम उसका फॉलो अप करेंगे। तो अभी असलम खान आप साथ लाइन होना चाहिए, उस पर हम फॉलो अप करेंगे। मिल मिला के फिर इन स्कैंडल करने का कोई फायदा नहीं अगर हम फॉलो नहीं करें। पता चलना चाहिए कि वो जो DC साहब थे जिन्होंने सुने अपनी आगे से कंपनी बनवा ली थी और माल शाल वो उन्होंने धूड़ मार कर ली थी, उस पे फॉलो अप, उस पे पंजाब ब्यूरोक्रेसी की तरफ से हमें कोई लेटर नहीं आता। नहीं भाई साहब, उस पे हमें कोई लेटर नहीं आता, उस पे पंजाब की ब्यूरोक्रेसी उस पे हमें कुछ नहीं बताती कि हमारा जो DMG का अफसर ने लूट मार की है वहां पे राजनपुर, असलम खान उसका क्या बना, उस पे चुप है, उस पे नहीं, उस पे भी बात करेंगे, उस पे भी बात करेंगे। अभी ये असलम खान हमारे साथ है। असलम खान, इधर क्या हुआ, उधर राजनपुर में भी हम आएंगे, मगर ये बताएं कि ये कसूर में क्या हुआ। भाई साहब, ये 2009 में साबका DCO कसूर अब्दुल जब्बार शाहीन ने यहाँ पर जो है कसूर में सब्जी मंडी को बाहर मुंतकिल करने के लिए 22 लाख रुपए फी एकड़ के हिसाब से 36 एकड़ रकबा खरीदा था, जो उस वक्त मार्केट रेट में 10 से 12 लाख रुपया बनता है। इन्होंने 10 करोड़ रुपया खर्च करके वो जमीन जो है कसूर खरीदी, और वो ये बिल्कुल ट्रीटमेंट प्लांट के साथ है। यहाँ पर बदबू बड़ी सख्त आ रही है। ट्रीटमेंट प्लांट जो है वो टैंट्रीज का पानी निकलता है यहाँ पर, उसकी बड़ा बदबू बहुत ज्यादा है। और एक दूसरी बात बताता चलूँ कि यहाँ पर जो जेर जमीन पानी वो भी बहुत ज्यादा जहरीला है। यहाँ पर इन्होंने पैसे कमाने खाता रकबा खरीदा। यहाँ पर जब रकबा खरीदा तो इन्होंने जो है ना वहाँ पर जो तखमीना लागत जो है ना उस वक्त 20 करोड़ रुपया जो है ना जाहिर की कि 20 करोड़ रुपया लगा के ये मंडी बाहर मुंतकिल की जाएगी। मगर मंडी तो बाहर मुंतकिल की नहीं, लोगों ने वहाँ पर जो है ना भट्टे, जो हमारे पसंद अफराद ने वहाँ पर ईंटों के भट्टे लगा लिए, और अब वहाँ पर जो 20 करोड़ रुपया लागत से मंडी तैयार होनी थी, अब उसकी जो लागत है वो 60 करोड़ रुपया हो रही है। और अभी तक इन्होंने 3 कंपनियों को हायर किया कि यहाँ पर जो है ना तामीर और मरम्मत का काम शुरू कर दिया। तीनों जो इंटरनेशनल कंपनी है उन्होंने इसका जो सर्वे किया, वहां की पानी की बदबू देखी और जो जेर जमीन पानी जो जहरीला वो देखा, तो वो तीनों कंपनियां भागी। अब वो 20 करोड़ रुपए, जो 10 करोड़ रुपया जो गवर्नमेंट ने जो लगाया था वो सारा बेकार हो गया। और अब जो मजीद जो इन्होंने 60 करोड़ रुपए के लिए गवर्नमेंट को लेटर लिखा है, मगर गवर्नमेंट ने 60 करोड़ रुपए देने से इनकार कर दिया। यूं 10 करोड़ रुपया जो आवाम का है वो खाते में चला गया। काजी साहब, अच्छा, तो चलें, इसका हम फॉलो अप भी करेंगे और हमें आप बताते रहिएगा। जाहिर है इस पे हम सरकार से भी कहेंगे कि इस पे करें। और ये क्लासरा साहब जो आप कह रहे थे, इसका फॉलो अप भी अच्छा किया आपने, याद करवा दिया। साहब आपकी तरफ आती हूँ। खुर्शीद शाह को आज पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन बनाए जाने का इम्कान है। वो खुद नैब के मुल्जिम है, तो क्या न्यूट्रल होकर अपने इदारे को चला सकेंगे? मैंने तो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में कोई न्यूट्रलिटी नहीं देखी। आपको एक छोटा सा वाकया सुना दे तो इससे पहले खुर्शीद शाह साहब पे हूँ, एक ऑडिट पैरा आया है वहाँ पे, ये पिछले कुछ 2-3 साल पहले की बात है। उसमें बताया गया था कि ये हुमायूं अख्तर साहब जो थे, जब ये वजीर तिजारत थे, इन्होंने बहुत सारा जो पैसा है वहाँ से एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फंड से उठा के उससे टेलीफोन इन्होंने सेट खरीदे, ओवरसीज कॉल की, 10-12 लाख रुपए के करीब इनका बिल बना। इनके डिप्टी थे उस वक्त हिराज साहब थे, अच्छा वो मेंबर भी थे हिराज साहब वहाँ पे कमेटी के, उन्होंने भी वहाँ पे इसी एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फंड से उन्होंने पैसे लिए हुए थे इसके लिए, टेलीफोन सेट वगैरह के लिए। जो ऑडिट पैरा आया उस पर उस वक्त चौधरी निसार अली खान साहब मौजूद नहीं थे, यास्मीन साहबा बैठी हुई थी, और बड़ी अच्छी पार्लियामेंटेरियन है वो यास्मीन साहबा, अभी तो पार्लियामेंट में नहीं है, और बड़े अच्छे तरीके से ऑडिट को कंडक्ट भी करती थी। उन्होंने वहाँ पे बैठ के उनको एक ऑर्डर पास कर दिया कि ये रिकवरी कराई जाए।
रिकवरी के आर्डर चले गए। हुमायूं अख्तर ने फ़ोन किया चौधरी निसार अली खान साहब को कि जनाब ये क्या कर रहे हैं, हम पुराने दोस्त हैं, पॉलिटिशियंस हैं, आप हमारे ऊपर रिकवरी डालेंगे। चौधरी निसार अली खान साहब ने एक लेटर भेजा उनको, हुमायूं अख्तर खान साहब को, कि हजूर हिज एक्सीलेंसी गलती हो गई थी, हम ये फैसला वापस ले रहे हैं कि यास्मीन साहबा ने फैसला कर दिया था, मैं मौजूद नहीं था, लिहाजा ये पैसे वापस लिए जाते हैं। ये लेवल है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का जो चौधरी निसार अली खान साहब के दौर में बड़ी दबंग हमने तकरीर, ये मेरे पास लेटर पड़े हुए हैं, ये छपी हुई चीज़ें बता रहा हूँ जो स्टोरीज फाइल की हुई हैं। ये पॉलिटिशियंस कभी भी एक दूसरे का ये नहीं करेंगे, एहतसाब नहीं करेंगे। एक पब्लिक अकाउंट्स कमेटी भी फसाड बन चुकी है, उसमें आप हथे चढ़ गए, काजी साहब लग गए, मेरा केस आ गया, बहुत बड़े आपको ये फैसले मिलेंगे और दबंग तकरीर एक दूसरे को हाथ नहीं लगाएंगे। अपनी बारी आती है एक दूसरे को कवर अप करते हैं। आज खुर्शीद शाह साहब बन रहे हैं जो PSC के चेयरमैन, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं 2 बजे इजलास है, फेयर एनफ। अब खुर्शीद शाह साहब के सामने अब पीपल्स पार्टी की पिछले 5 सालों की ऑडिट रिपोर्ट्स आ गई हैं, वो ऑडिटर जनरल पाकिस्तान ने रिपोर्ट्स भेज दी हैं। क्या खुर्शीद शाह साहब में इतनी कैपेसिटी है, विल है, बहादुरी है, फेयरनेस है कि वो पीपल्स पार्टी के जितने उनके साथी वजीर हैं जिन पे ऑडिट पैरे आ रहे हैं उनसे रिकवरीज करा सकते हैं? अगर मुझसे पूछें 15 साल से पब्लिक अकाउंट्स कमेटी कवर किए, बिग नो। अगर चौधरी निसार अली खान साहब एक लेटर लिख सकते हैं हुमायूं अख्तर खान को कि जनाब हमसे गलती हो गई थी और हम आपसे माफ़ी भी मांगते हैं और ये हम आपके खिलाफ फैसला भी वापस लेते हैं, तो खुर्शीद शाह साहब तो आपको पता है फ़कीर आदमी हैं, शाह साहब हैं, सिंध की धरती के हैं, वो तो वैसे सख्त फैसले नहीं करते, सख्त गुफ्तगू कम ही करते हैं। इसलिए अभी से इस पे एक फातिहा पढ़ लेनी चाहिए पब्लिक अकाउंट्स कमेटी पे। ये ना अकाउंटेबिलिटी करेगी, ये ना ट्रांसपेरेंसी नजर आएगी, एक खेल तमाशा होगा, गपशप होगी, कमेंट्स होंगे, मजाक होगा। और बड़े दुख से कहना पड़ता है कि ये एक पार्लियामेंट्री आपका टूल है अकाउंटेबिलिटी का, जिसको इस्तेमाल करना चाहिए था। अगर ये उसको इफेक्टिवली इस्तेमाल करें तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से भी आप बच सकते हैं, आप दूसरे आप अदालतों से बच सकते हैं, नैब से बच सकते हैं, FIA से। ये करते क्या हैं, ये एक दूसरे को बचाते हैं, मसलन कवर अप करते हैं। चौधरी निसार अली खान साहब ये कवर अप करते हैं। चौधरी निसार अली खान साहब बड़े आदमी थे भाई। अंजुम अकील खान का स्कैंडल है, 6 अरब रुपए का नेशनल फाउंडेशन पुलिस फाउंडेशन को लूट के। चौधरी निसार अली खान को जरूरत नहीं हुई कि अपने MNA के खिलाफ सुओ मोटो ले लें, वैसे पीपल्स पार्टी के खिलाफ उन्होंने 20 सुओ मोटो ले लिए। ये इनकी सेलेक्टिव अकाउंटेबिलिटी है, जो इनका अपना बंदा है उसको कुछ नहीं कहना, जो दूसरे का बंदा है जरा उसको छेड़खानी कर ली जाए। इसलिए ये टॉपिक आज रखा है छेड़खानी। सर ये क्लास क्वेश्चन है, वो कोई ऐसा प्रेसिडेंट सेट नहीं करेंगे कि जनाब कल की जो, लिहाजा आपस में ये इस तरह चलता रहेगा, कभी खुर्शीद शाह होंगे, कभी और होंगे, और ये खेल ऐसी और फिर देखें सियासत कही जाती है तो वो ठीक बात है ना। ये हम मानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने जोर भी लगाया, बहुत इतना बड़ा इदारा है PSC की, तो उसके सामने कोई हैसियत नहीं है। तो यहाँ इसी निजाम के अंदर रहते हुए PSC क्या कर पाएगी? क्या कोई दयानतदार भी भेज के देख सिस्टम की तब्दीली चाहिए। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया नाजरीन। प्रोग्राम के लिए आप हमें फीडबैक दीजिए खबर@दुनिया TV.tv पर। हमें इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।